आज है 14 दिसंबर और आज हम देखेंगे जितने भी द हिंदू के इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। उन न्यूज़ को हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला हम देखते हैं, फैंस रन राइट इन स्टेडियम एस वीआईपी ब्लॉक मेसी व्यू। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो मेसी हैं यानी कि अर्जेंटीना के एक फुटबॉलर हैं, ठीक है, लियोनेल मेसी, ये भारत में आए हुए हैं और भारत में ये 4 शहरों में जो महानगर हैं वहाँ पे ये मतलब अपना दौरा करने वाले हैं, ठीक है। तो इसी संबंध में ये न्यूज़ है कि ये अभी फ़िलहाल में कलकत्ता में थे, ठीक है। तो कलकत्ता के स्टेडियम में भाग दौड़ मच गई, तो उसका क्या कारण है उसे बताया गया है, ठीक है। तो स्टेडियम में क्या हुआ था, कुछ खास सीटें वीआईपी के लिए आरक्षित होती हैं, ठीक है। इन सीटों पर अलग ढांचा, कवर या बैरिकेड लगाया जाता है। इससे आम दर्शकों का मैदान या खिलाड़ी का दृश्य जो है वो था बाधक हो गया। जो आम पब्लिक थी, मतलब आम जनता थी, वो मेसी को नहीं देख पा रही थी, ठीक है। तो इसकी वजह से फैंस ने क्या किया, हंगामा कर दिया। मेसी को देखने के लिए लोग मतलब टिकट खरीद के आए थे। वीआईपी व्यवस्था के कारण उनका दृश्य अवरुद्ध हो गया। दर्शकों को क्या लगा कि वीआईपी को प्राथमिकता दी जा रही है और आम फैंस के साथ अन्याय हो रहा है। इसका नतीजा ये हुआ कि नारेबाजी, धक्का मुक्की और अव्यवस्था जैसी परेशानियां देखने को मिली, ठीक है। इसमें प्रशासन या आयोजकों की जिम्मेदारी थी कि वो स्टेडियम का डिज़ाइन ऐसा बनाए कि किसी का व्यू ना रुके, यानी हर कोई मेसी को देख सके। आप लोग जानते होंगे कि फुटबॉल के क्षेत्र में मेसी के बहुत लोग दीवाने हैं, ठीक है। तो उनको देख नहीं पा रहे थे, इस वजह से हंगामा हुआ। तो आयोजक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए और आयोजक को चाहिए था कि वीआईपी और आम दर्शकों के बीच में संतुलन बना रहे। भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा और आपात जैसी व्यवस्था से निपटने के लिए भी व्यवस्था उसको बनानी चाहिए थी, ठीक है। तो ये रही मेसी से रिलेटेड न्यूज़। अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अगला न्यूज है हमारा, आनंद वोटर फ्रॉड केस एक्सपोज्ड, एनवीएसपी लूप होल्स, इलेक्शन कमीशन इंट्रोड्यूसेस रिफॉर्म, ठीक है। ये कर्नाटका से रिलेटेड न्यूज़ है जिसमें आनंद जो है कर्नाटक का एक क्षेत्र है। इसमें यह सामने आया था कि कुछ लोगों के नाम गलत तरीके से वोटर लिस्ट में जोड़े और हटाए गए थे, ठीक है। बिना सही सत्यापन के मतदाता विवरण में बदलाव किए गए। इस पूरे मामले में मतदाता पंजीकरण प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि एनवीएसपी क्या होती है। इसका पूरा फुल फॉर्म होता है नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल, ठीक है। ये भारत निर्वाचन आयोग का ऑनलाइन पोर्टल है। क्या है ये, एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें नया वोटर रजिस्ट्रेशन, नाम, पता, उम्र में सुधार, वोटर आईडी से जुड़ी सेवाएं मिलती हैं, ठीक है। एनवीएसपी की कौन सी कमियां सामने आई हैं। आनंद केस से पता चला है कि डिजिटल सत्यापन कमज़ोर था, कुछ मामलों में बिना पर्याप्त दस्तावेज बदलाव हो गया था, फील्ड लेवल वेरिफिकेशन ठीक से नहीं हुआ था, स्थानीय स्तर पर मिलीभगत की संभावना यानी सिस्टम का दुरुपयोग ऐसा संभव था, ठीक है। अब इलेक्शन कमीशन ने क्या सुधार किए, इन खामियों के बाद निर्वाचन आयोग ने कुछ सुधार लागू किए, जिसमें से मुख्य सुधार है डिजिटल प्लस फिजिकल वेरिफिकेशन को सख्त किया गया, ठीक। वीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर की जवाबदेही को बढ़ाई गई, डेटा ट्रैकिंग और ऑडिट मैकेनिज्म को मजबूत किया गया, एक ही व्यक्ति के मल्टीपल रजिस्ट्रेशन रोकने के उपाय बनाए गए, बदलाव के लिए दस्तावेजी प्रमाण अनिवार्य किया गया। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, फर्जी वोटिंग रुकेंगी, वोटर लिस्ट अधिक शुद्ध होगी, चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वास बढ़ेगा, लोकतंत्र मजबूत होगा, ठीक है। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। किदवई टू सेट अप 50 बेड हॉस्पाइस फॉर टर्मिनली इल कैंसर पेशेंट्स, ठीक है। अब ये खबर का सार क्या है कि किदवई मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी, जो कि कहाँ पे, बेंगलुरु में है, अब टर्मिनली इल यानी कि अंतिम अवस्था के कैंसर मरीजों के लिए 50 बेड का हॉस्पिटल स्थापित करेगा। अब आपको जानना चाहिए कि हॉस्पाइस क्या होती है, हॉस्पाइस क्या होती है, क्योंकि ऐसे कीवर्ड्स एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। हॉस्पाइस में जो है मरीज को इलाज से ज़्यादा आराम पे ध्यान दिया जाता है, ठीक है, आराम पे ध्यान दिया इलाज से ज़्यादा। इसमें होता है दर्द कम करना, मानसिक भावनात्मक सहयोग देना, जीवन की गुणवत्ता सुधारना, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। यह क्यूरेटिव ट्रीटमेंट नहीं बल्कि पैलिएटिव केयर का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, पैलिएटिव केयर का हिस्सा है।
अब प्रश्न ये उठता है कि पैलिएटिव केयर क्या होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। पैलिएटिव केयर जो होती है ऐसी चिकित्सा देखभाल होती है जिसमें बीमारी को पूरी तरह ठीक करने से ज़्यादा मरीज के दर्द, तकलीफ और मानसिक तनाव को कम करने पर ध्यान दिया जाता है। पैलिएटिव केयर का जो मुख्य उद्देश्य होता है दर्द और तकलीफ को कम करना, मरीज को आराम और गरिमा देना, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक सहयोग देना, परिवार को काउंसलिंग और सपोर्ट देना। और ये किन मरीजों को दी जाती है, जैसे कि कैंसर, खासकर अंतिम अवस्था में जो मरीज होते हैं कैंसर के, या फिर गंभीर हृदय, किडनी, फेफड़ों की बीमारी वाले मरीजों को, या फिर न्यूरोलॉजिकल रोग जैसी बीमारियों के लिए, या फिर लंबी और असाध्य बीमारियों के लिए, ठीक है। अगर प्रश्न ये उठे कि क्या यह सिर्फ आखिरी समय के लिए ही होती है, तो इसका उत्तर है नहीं। पैलिएटिव केयर जो होती है बीमारी के किसी भी चरण में दी जा सकती है। बीमारी के किसी भी चरण में दी जा सकती है। इलाज के साथ साथ भी ये चल सकती है। अंतिम अवस्था में यही केयर जो है हॉस्पाइस केयर बन जाती है। अब आपको जानना होगा कि पैलिएटिव केयर अब हमें देखना होगा कि पैलिएटिव केयर और हॉस्पाइस केयर में क्या अंतर है। ये जो होता है किसी भी स्टेज में मरीज को दी जा सकती है, किसी भी स्टेज में, जबकि हॉस्पाइस जो होती है सिर्फ अंतिम अवस्था में, सिर्फ अंतिम अवस्था में, ठीक है। ये जो होती है पैलिएटिव केयर ये इलाज के साथ साथ भी मरीज को उपलब्ध की जा सकती है, इलाज के साथ साथ, जबकि हॉस्पाइस जो होती है इलाज बंद होने पर, इलाज बंद होने पर, ठीक है। जो पैलिएटिव होती है दर्द व तनाव को कम करती है, दर्द व तनाव को कम करती है, जबकि ये हॉस्पाइस जो होती है आराम व गरिमा देती है, आराम व गरिमा देना इसका कार्य है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं डिटेल में इस न्यूज। अब देखते हैं एक कीवर्ड है इसका टर्मिनली इल, ठीक है। टर्मिनली इल कैंसर पेशेंट्स। तो टर्मिनली इल कैंसर पेशेंट्स कौन होते हैं, जिन मरीजों में कैंसर अंतिम अवस्था में होता है। कहाँ पे, अंतिम अवस्था में ऐसे पेशेंट्स को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनली इल पेशेंट। इलाज से ठीक के जिनकी संभावना नहीं रहती ऐसे मरीजों को गरिमा के साथ जीवन जीने में सहायता दी जाती है, ठीक है। अब किदवई जो हॉस्पिटल है इसका ये कदम क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत में पैलिएटिव केयर सुविधाएं बहुत सीमित हैं। सरकारी कैंसर संस्थानों में हॉस्पिस सुविधा दुर्लभ है। गरीब और मध्यम वर्ग के मरीजों को सस्ती व मानवीय देखभाल मिलेगी। परिवारों और मानसिक और आर्थिक बोझ कम होगा परिवारों पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। अगला हमारा न्यूज है सेकेंड एयरपोर्ट फॉर बेंगलुरु टेंडर्स इनवाइटेड फॉर फिजिबिलिटी स्टडी, सेज मिनिस्टर एम.बी. पाटिल। ये कर्नाटका के संबंध में है कि यहाँ पे एक दूसरा एयरपोर्ट खोलने की बात की जा रही है, तो उसी संबंधित है, तो हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। हमारा जो है अगला मुख्य न्यूज है साइंटिस्ट टीच चिकन्स टू मेक ह्यूमन प्रोटीन्स इनसाइड देयर एग्स, ठीक है। वैज्ञानिकों ने मुर्गियों को इस तरह जेनेटिकली मॉडिफाई किया है कि वे अपने अंडों के अंदर मानव प्रोटीन बना सकती हैं। अब ये कैसे संभव हुआ कि वैज्ञानिकों ने जीन एडिटिंग का उपयोग किया है, जीन एडिटिंग का, जैसे CRISPR, ठीक है। मुर्गी के DNA में मानव प्रोटीन बनाने वाला जीन डाला गया। यह जीन खास तौर पर एग वाइट में सक्रिय होगा, यानी कि एल्बुमिन में। नतीजा इसका ये हुआ कि अंडे के सफ़ेद हिस्से में ह्यूमन थेरेप्यूटिक प्रोटीन बनने लगे, ठीक है। अब ह्यूमन प्रोटीन क्यों ज़रूरी है, इन प्रोटीन का उपयोग दवाई बनाने में, कैंसर, डायबिटीज़, दुर्लभ बीमारियों के इलाज में, वैक्सीन और हार्मोन थेरेपी में, जैसे कि उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन्स, एंटीबॉडी प्रोटीन के रूप में, ठीक है। अब अंडों में जो प्रोटीन बनाना फ़ायदेमंद क्यों है, क्योंकि कम लागत में बड़े पैमाने पर इनका उत्पादन होता है। अंडों का फैक्ट्री या लैब से ज़्यादा आसान और तेज़ तरीका है। एक मुर्गी साल में सैकड़ों अंडे देती है और अधिक उत्पादन होगा। दवाइयाँ सस्ती हो सकती हैं, ठीक है।
अब इससे जुड़े कुछ नैतिक मुद्दे हैं, तो जैसे हो गया जेनेटिक मॉडिफिकेशन को लेकर नैतिक सवाल उठ सकते हैं, जैव सुरक्षा और पशु कल्याण से रिलेटेड, या फिर जीएम ऑर्गेनिज्म के नियम की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, अगर इसको एक लाइन में देखें तो ये भविष्य में दवाइयों के सस्ते और बड़े पैमाने पर उत्पादन की दिशा में एक महत्वपूर्ण जैव प्रौद्योगिकी उपलब्ध करवाएगी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और इसे डिटेल में देखते हैं कि जो ये रिसर्च है वो किसने की। NIAB यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, और ICARNANB यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, जो कि बेंगलुरु स्थित संस्थानों का सहयोग, ये पूरी तरह भारतीय वैज्ञानिकों की उपलब्धि है। ठीक है, अभी तक प्रोटीन कैसे बनाए जाते थे, पहले क्या होता था, लैब में सेल कल्चर, बैक्टीरिया ईस्ट, या फिर महंगे इंडस्ट्रियल बायो रिएक्टर्स, ये तरीके जो थे काफ़ी महंगे, जटिल और समय लेने वाले थे। अब मुर्गी और उसके अंडे को कम लागत पर बड़े पैमाने पर उत्पादन के रूप में इन्हें बनाया जा रहा है। ठीक है, अब इससे सामाजिक फ़ायदा क्या होगा कि गरीब और मरीजों को सस्ती दवा उपलब्ध होगी, भारत की बायोटेक क्षमता मजबूत होगी, और भारत बायो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन में अग्रणी बन सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें कई चुनौतियां भी हैं, तो इसको हम पहले ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं, जैसे एथिकल मुद्दा उठ सकता है, या फिर बायो सेफ्टी और एनिमल वेलफेयर से रिलेटेड मुद्दे भी इसमें उठ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं। स्टूडेंट्स एंड एनिमल वेलफेयर ग्रुप्स अर्ज गवर्नमेंट टू अडॉप्ट स्टेट वाइड ABC मॉडल फॉर स्ट्रे डॉग मैनेजमेंट। इसमें हमारा की वर्ड है ABC मॉडल। ठीक है, फॉर स्ट्रे डॉग। ABC मॉडल क्या होता है उसको हमें देखना होगा, लेकिन पहले न्यूज़ देखते हैं कि छात्र और एनिमल वेलफेयर ग्रुप ने सरकार से मांग की है कि पूरे राज्य में यानी कर्नाटका में ABC मॉडल को आवारा कुत्तों के लिए अपनाया जाए। अब ABC मॉडल होता है एनिमल बर्थ कंट्रोल। ABC मतलब होता है एनिमल बर्थ कंट्रोल मॉडल। यह एक मानवीय और वैज्ञानिक तरीका है जिसमें आवारा कुत्तों को पहले तो पकड़ा जाता है, फिर उनकी नस्लबंदी की जाती है, रेबीज़ आदि का टीकाकरण उन्हें दिया जाता है, और ठीक होने के बाद उन्हें उसी इलाके में वापस छोड़ दिया जाता है। अब ABC मॉडल अपनाने की मांग क्यों की जा रही है, क्योंकि कर्नाटका में प्रेजेंट में आवारा कुत्तों की संख्या बहुत बढ़ गई है, डॉग बाइट के मामले बढ़ गए हैं, जिससे रेबीज़ का खतरा रहता है, और कुत्तों को मारने जैसी अमानवीय उपायों की चर्चा होने लगती है। ठीक है, तो ABC मॉडल से फ़ायदा क्या होगा कि जन्म दर धीरे धीरे घटती है, रेबीज़ नियंत्रण में मदद होगा, कुत्ते ज़्यादा आक्रामक नहीं रहते, मानव और पशु दोनों के लिए सुरक्षित है। ठीक है, अब कानूनी और नीतिगत आधार क्या है। एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2001, जिसे बाद में संशोधित 2023 में किया गया, और दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल एक्ट 1960, जिसमें कुत्तों को मारना कानूनन गलत है, और ABC मॉडल को इसमें प्राथमिकता दी गई है। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ को देखते हैं। बर्थ सेंचुरी ऑफ एंटेमोलॉजिस्ट अनंत कृष्णन टू बी सेलिब्रेटेड ऑन December 15 and 16। देखते हैं अनंत कृष्णन कौन है। ठीक है, ये हमारे आर्ट एंड कल्चर में या पर्सनालिटी में पूछ लेता है, इसलिए मैं इस न्यूज़ को बता रही हूँ। ठीक है, देखते हैं अब अनंत कृष्णन कौन है। ये जो है प्रसिद्ध कीट वैज्ञानिक थे TN अनंत कृष्णन। ठीक है, उनकी जन्म शताब्दी 100 वर्ष होने वाली है, और इनकी कब हुई थी, 15 और 16 दिसंबर को इनकी जन्म शताब्दी मनाई जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं ये थे कौन। ये प्रसिद्ध कीट वैज्ञानिक थे, इन्हें थ्रिप्स नामक कीटों पर विश्व स्तरीय शोध किया। थ्रिप्स, हाँ थ्रिप्स, थ्रिप्स। ठीक है, ये कौन एक कीटों के प्रकार है। कृषि कीट विज्ञान, उन्हें अक्सर फादर ऑफ इंडियन थ्रिप्स रिसर्च कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन थ्रिप्स रिसर्च। ठीक है, अब आपको देखना होगा एंटेमोलॉजी क्या होती है। एंटोमोलॉजी क्या होती है, ये कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन होता है जिसमें कृषि, पर्यावरण और जैव विविधता के लिए अत्यंत ये महत्वपूर्ण होता है। अनंत कृष्णन का क्या योगदान था, उन्होंने कीटों की टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकरण किया, फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों का अध्ययन किया, कीट पर्यावरण संबंध पर शोध किया, 300 से अधिक रिसर्च पेपर्स और कई पुस्तकें लिखी, कई भारतीय वैज्ञानिकों को प्रशिक्षित भी उन्होंने किया। ठीक है,
तो इसमें हमारा पूछ सकता है मेंस में सवाल, भारतीय वैज्ञानिकों के योगदान पर टिप्पणी कीजिए, या फिर कीट विज्ञान का कृषि और पर्यावरण में क्या महत्व है, ऐसा पूछ सकता है। ठीक है। अगला न्यूज हमारा, ट्रांसमेन क्रिकेट टीम फ्रॉम कर्नाटका प्रिपेयर्स फॉर फर्स्ट नेशनल आउटिंग। ठीक है। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट की वर्ड हो जाता है ट्रांसमेन। अब ट्रांसमेन कौन होते हैं इसको समझें, इससे पहले हम न्यूज़ देख लेते हैं। कर्नाटका से एक ट्रांसमेन की क्रिकेट टीम पहली बार राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने की तैयारी कर रही है। ये भारत के खेल और लैंगिक समावेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो ये हमारा न्यूज वन लाइनर की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखते हैं ट्रांसमेन कौन होते हैं। ट्रांसमेन वो व्यक्ति होते हैं जिनका जन्म के समय लिंग महिला दर्ज किया जा गया हो, लेकिन वे पुरुष के रूप में अपनी पहचान रखते हैं। ठीक है। भारत में इन्हें ट्रांसजेंडर समुदाय का हिस्सा माना जाता है। अब ये टीम खास क्यों, क्योंकि ये भारत की शुरुआती पुरुष क्रिकेट टीम में से एक है। आमतौर पर ट्रांस व्यक्तियों को खेल में अवसर कम मिलते हैं, भेदभाव और सामाजिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। यह टीम समान अवसर और आत्मविश्वास का प्रतीक है। ठीक है। अब इनका सामाजिक महत्व क्या है, खेल के माध्यम से सामाजिक समावेशन होगा इनका, ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रति सकारात्मक सोच बढ़ेगी, युवाओं के लिए एक प्रेरणा है और समानता और गरिमा के संवैधानिक मूल्यों को बढ़ाता है। कानूनी और नीतिगत संदर्भ में देखें तो ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 अनुच्छेद 14, 15, 21 इनके साथ ये मतलब जो है इनके लिए भी ये अप्लाई होता है हमारे भारतीय संविधान में। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। ट्रैवलर नुक्स इन हम्पी सेट टू बी रेडी बाई मार्च 2026। हम्पी में कर्नाटक पर्यटकों की सुविधा के लिए ट्रैवलर नुक्स यानी कि यात्रियों के लिए छोटे विश्राम या सुविधा केंद्र मार्च 2026 तक तैयार किए जाएंगे। इसका उद्देश्य हो गया पर्यटन अनुभव को बेहतर बनाना और विरासत स्थल पर दबाव कम करना। अब देखते हैं ट्रैवलर नुक्स क्या होता है, ये कीवर्ड आप देख लीजिएगा। ट्रैवलर नुक्स क्या होता है, ट्रैवलर नुक्स ऐसे छोटे सुव्यवस्थित सुविधा केंद्र होते हैं जहां स्वच्छ शौचालय, पीने का पानी, बैठने आराम करने की जगह, पर्यटन की जानकारी, प्राथमिक चिकित्सा, कचरा प्रबंधन जैसी मूलभूत सुविधाएं होती हैं। अब हम्पी में इसकी ज़रूरत क्यों हुई, क्योंकि हम्पी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। हर साल बड़ी संख्या में देसी विदेशी पर्यटक आते हैं और अभी जो है वहाँ पे सुविधाओं की कमी थी, अव्यवस्थित ठहराव था, विरासत संरचनाओं पे इससे क्या हो रहा था, दबाव पड़ रहा था। ठीक है। अब आप लोग एक बार जाके हम्पी के बारे में पढ़ लीजिएगा, हम्पी जो है कहाँ पे है और इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है। ठीक है। और अगर आप लोगों को लगे कि मुझे बताना चाहिए तो आप कमेंट में बोलिएगा, तो मैं इसको बता दूँगी। ठीक है। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, ये फिर से वही न्यूज़ है बंगाल के बारे में जो स्टेडियम में हुआ। ठीक है। भाग दौड़ या फिर से हिंसा उससे है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। अगला पढ़ते हैं। बैंड इंसर्जेंट ग्रुप क्लेम्स ड्रोन अटैक ऑन असम राइफल कैंप। ठीक है। ये जो है बैंड इंसर्जेंट ग्रुप है, एक प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन ने असम राइफल्स के एक कैंप पर ड्रोन से हमले का दावा किया है। यह घटना जो है आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी खबर से रिलेटेड है। अब असम राइफल क्या है, असम राइफल भारत की एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। क्या है, CAPF है। ठीक है। इसकी भूमिका क्या है, उत्तर पूर्व भारत में आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखना, भारत म्यांमार सीमा प्रबंधन को बनाए रखना, उग्रवादी विरोधी अभियान को कम करना। ठीक है। अब इंसर्जेंट या उग्रवादी समूह कौन होते हैं, ऐसे संगठन जो संविधान और सरकार के खिलाफ हिंसक गतिविधियां करते हैं, अलगाव या सत्ता परिवर्तन के लिए हथियार उठाते हैं। सरकार इन्हें UAPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के तहत प्रतिबंधित करती है। ठीक है। अब इन पर ड्रोन से हमले का क्या मतलब है। ड्रोन का उपयोग अक्सर निगरानी या फिर हथियार विस्फोटक गिराने में किया जाता है, जो कि यह दर्शाता है कि उग्रवादी अब आधुनिक तकनीकी का उपयोग कर रहे हैं सुरक्षा बलों के लिए, जो कि नई चुनौती पैदा हो रही है। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। फर्म थ्रेटन टू पुल आउट ऑफ पावर प्रोजेक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। ये जम्मू और कश्मीर के बारे में कि एक निजी कंपनी ने चेतावनी दी है कि वह जम्मू कश्मीर में चल रही एक बिजली परियोजना से बाहर निकल सकती है। इसका कारण है परियोजना से जुड़ी नीतिगत, प्रशासनिक एवं सुरक्षा संबंधी समस्याएं हैं। ठीक है, और उस कंपनी का नाम क्या है? मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एलटीडी। ठीक है, यहाँ पुल आउट का मतलब होता है कि कंपनी का निवेश रोकना, काम बंद करना, परियोजना से हट जाना। इससे परियोजना क्या हो जाएगी? अधूरी रह सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। ये देखिए, ये बस्तर के बारे में, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में है। इसमें है बाई 2030 बस्तर विल बी द मोस्ट डेवलप्ड ट्राइबल रीजन। अमित शाह ऐसा कहे हैं कि जो छत्तीसगढ़ का बस्तर है 2030 तक सबसे अधिक विकसित ट्राइबल रीजन, मतलब ट्राइबल आदिवासी क्षेत्र होगा, उस बारे में है। ठीक है, तो चलिए आगे और देखते हैं। इलेक्शन कमीशन अपॉइंट्स रूल ऑब्जर्वर टू मॉनिटर SIR इन 8 स्टेट। इलेक्शन कमीशन ने जो SIR हो रहा है उसके लिए 8 राज्यों में ऑब्जर्वर, मतलब निगरानी करने के लिए लोगों अधिकारी तैनात किया है। ठीक है, SIR काफ़ी दिन से न्यूज़ में चल रहा है, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगी। ठीक है, तो इन 8 राज्यों में निगरानी क्यों की जा रही है? क्योंकि आगामी चुनाव की तैयारी होने वाली है इन राज्यों में। मतदाता सूचियों में गड़बड़ी की आशंका है, इसलिए पारदर्शिता बढ़ाने की आवश्यकता है। चुनावी प्रक्रिया पर जनता का भरोसा इससे मजबूत होगा। इससे लाभ क्या होंगे? फर्जी वोटिंग पर रोक लगेगी, 1 पर्सन 1 वोट सिद्धांत मजबूत होगा, मतदाता सूची अधिक त्रुटि रहित होगी और चुनावों की विश्वसनीयता बढ़ेगी। ठीक है, अब जो है अनुच्छेद 324 चुनावों का संचालन इलेक्शन कमीशन के अधिकार में आता है, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1950 मतदाता सूची से जुड़े इसमें प्रावधान शामिल हैं। ठीक है, अगला हमारा न्यूज़ है। ये देखिए मनरेगा के बारे में है। तो ये तो पार्टियों के बारे में, मनरेगा के बारे में मैं डिटेल से आपको बताई थी, तो इसको भी नहीं हम ज़्यादा वो करेंगे डिस्कशन। अगला देखते हैं। कांग्रेस टेक्स ए स्वाइप एट PM मोदी ओवर इंडिया बीइंग लेफ्ट आउट ऑफ US लेड पैक्स सिलिका इनिशिएटिव। ठीक है, कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है कि भारत को US लेड पैक्सा सिलिका इनिशिएटिव से बाहर रखा गया है। कांग्रेस का आरोप है कि ये भारत की कूटनीतिक और तकनीकी विफलता को दर्शाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि पैक्स सिलिका इनिशिएटिव क्या है? ठीक है, यह अमेरिका के नेतृत्व में एक पहल है जिसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को सुरक्षित और विश्वसनीय बनाना और कुछ देशों के साथ सहयोग करना। ठीक है, जैसे अमेरिका उसमें है। इस नाम का आशय है, पैक्स मतलब शांति और वैश्विक व्यवस्था। सिलिका, सिलिकॉन का मतलब सेमीकंडक्टर उद्योग, यानी सेमीकंडक्टर आधारित वैश्विक व्यवस्था। ठीक है, यह पहल अक्सर अमेरिका के सेमीकंडक्टर सहयोग ढांचों या एलायंस से जोड़ी जाती है। अब सेमीकंडक्टर इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? क्योंकि मोबाइल, कंप्यूटर, AI, 5G, इलेक्ट्रिक वाहन, रक्षा, अंतरिक्ष आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है, जिसे 21वीं सदी का तेल भी कहा जा रहा है। ठीक है, अब कांग्रेस का आरोप है कि भारत इन महत्वपूर्ण तकनीकी गठजोड़ में शामिल नहीं हो पाया और विश्व गुरु की बातों के बावजूद हाशिए पर है। और कांग्रेस का कहना है कि सरकार की विदेश नीति और औद्योगिक नीति सवाल के घेरे में है। ठीक है, जबकि सरकार का जो है संभावित पक्ष है कि भारत आत्मनिर्भर भारत और सेमिकॉन इंडिया मिशन पर काम कर रहा है। अमेरिका, जापान, EU के साथ द्विपक्षीय सहयोग मौजूद है और हर पहल में शामिल होना जरूरी नहीं, अपने हितों के अनुसार रणनीति बनाई जा रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। ये देखते हैं पंकज चौधरी जो है यूपी में BJP के नए अध्यक्ष चुने गए हैं, तो उनसे रिलेटेड ये न्यूज़ है। ये कहाँ के हैं? महाराजगंज के हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये भी इतना डिटेल में हम नहीं देखेंगे उसको। अब अगला है थैलेसीमिया पेशेंट्स हेल न्यू ट्रांसफ्यूजन बिल। ठीक है, देखते हैं कि थैलेसीमिया से पीड़ित मरीजों और उनके संगठनों ने सरकार द्वारा लाए गए नए ब्लड ट्रांसफ्यूजन बिल का स्वागत किया है। इसका कारण है कि यह बिल खून की उपलब्धता, सुरक्षा और नियमित आपूर्ति को बेहतर बनाता है।
अब प्रश्न उठता है थैलेसीमिया क्या है। थैलेसीमिया जो होती है एक आनुवंशिक यानी कि जेनेटिक रक्त विकार है। मरीज के शरीर में हीमोग्लोबिन कम बनता है, इसलिए जीवन भर नियमित रक्त चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है। भारत में बड़ी संख्या में बच्चे और युवा इससे प्रभावित हैं। अब नया जो ट्रांसफ्यूजन बिल है ये क्या करता है, इस बिल का उद्देश्य है रक्त संग्रह और आपूर्ति व्यवस्था को सुधारना। और इसमें मुख्य प्रावधान है कि ब्लड बैंक्स का बेहतर नियमन हो, रक्त की गुणवत्ता और सुरक्षा मानक सशक्त हों, सतत और समान आपूर्ति सुनिश्चित करना, सरकारी निजी रक्त केंद्रों में समन्वय बनाना, कालाबाजारी और अव्यवस्था पर रोक लगाना। ठीक है। अब थैलेसीमिया मरीजों के लिए क्यों राहत है, क्योंकि नियमित और समय पर सुरक्षित खून उपलब्ध होगा, आपात स्थिति में कमी नहीं होगी, इलाज में रुकावट कम नहीं होगा और परिवारों का आर्थिक और मानसिक बोझ भी घटेगा। अब सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि पब्लिक हेल्थ सिस्टम का मजबूत होगा, इससे HIV हेपेटाइटिस जैसे संक्रमण का जोखिम कम होगा, रक्त प्रबंधता में पारदर्शिता आएगी और स्वास्थ्य सेवा में समानता आएगी। ठीक है। अब थैलेसीमिया बीमारी के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। दूसरा है नो ऑप्ट आउट ऑप्शन इन अपार ID कंसेंट फ्रॉम उड़ीसा हाई कोर्ट। उड़ीसा हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी या चिंता जताई है कि अपार ID से जुड़े कंसेंट फॉर्म में ऑप्ट आउट यानी इनकार करने का विकल्प नहीं दिया जा रहा है। इससे व्यक्ति की सहमति और निजता का अधिकार से मुद्दा गंभीर माना जा रहा है। ठीक है। अब अपार ID क्या होता है, जो भी न्यूज़ में कीवर्ड्स हों उस कीवर्ड का आप लोग ज़रूर मीनिंग पता होना चाहिए। अपार का मतलब होता है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ठीक है। क्या होता है, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ठीक है। ये भारत सरकार की वन नेशन वन स्टूडेंट ID पहल है, जिसका उद्देश्य है छात्रों की शैक्षणिक जानकारी जैसे कि मार्क्स, डिग्री, सर्टिफिकेट एक डिजिटल ID में सुरक्षित रखना। यह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से जुड़ी पहल है। ठीक है। अब कंसेंट फॉर्म क्या होता है, जब किसी व्यक्ति से उसकी व्यक्तिगत जानकारी लेने की अनुमति ली जाती है तो उसको कंसेंट फॉर्म कहा जाता है। ऑप्ट आउट ऑप्शन क्या होता है, व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह इस योजना में शामिल न होना चाहे तो मना भी कर सकता है। अब हाई कोर्ट की आपत्ति है कि अपार ID के कंसेंट फॉर्म में साफ तौर पर ऑप्ट आउट का विकल्प नहीं है। छात्र अभिभावक पर अप्रत्यक्ष दबाव बन सकता है और कोर्ट का मानना है कि सहमति स्वैच्छिक होनी चाहिए। बिना ऑप्ट आउट के कंसेंट पूर्ण सहमति नहीं मानी जा सकती। ठीक है। ये जो मामला है अगर संवैधानिक रूप से देखें तो आर्टिकल 21 से रिलेटेड है। इसमें राइट टू प्राइवेसी शामिल है। किसी भी डेटा संग्रह के लिए सूचित सहमति विकल्प की स्वतंत्रता जरूरी होती है। ठीक है। चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं। महाराष्ट्र पैनल 6 5 डे जेल टर्म फॉर जर्नलिस्ट फॉर डिफेमिंग MLC। ठीक है। अब खबर क्या है कि महाराष्ट्र विधान परिषद से जुड़ी एक शिकायत पर एक विधानमंडलीय पैनल समिति ने कुछ पत्रकारों के खिलाफ मानहानि के आरोप में 5 दिन की जेल की सिफारिश की है। उनका आरोप है कि रिपोर्टिंग से MLC यानी कि जो महाराष्ट्र विधान परिषद है उसकी छवि खराब हुई है। ठीक है। अब MLC और विधानमंडलीय पैनल क्या होते हैं। MLC जो होती है राज्य की ऊपरी सदन होती है, आप लोगों को पता होगा, अपर हाउस, लोअर हाउस। ठीक है। लोअर हाउस, ठीक है, ये होती है। तो एक होती है विधानसभा और एक होती है विधान परिषद। ठीक है। ये स्टेट के मामले में होती है, जबकि केंद्र के मामले में लोकसभा और राज्यसभा होती है। तो विधानमंडलीय पैनल समिति क्या होती है, सदन की गरिमा, विशेषाधिकार और अनुशासन से जुड़े मामलों को देखती है। जरूरत पड़ने पर दंड की भी सिफारिश कर सकती है। अब मानहानि क्या है, डिफेमेशन, किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को झूठे या अपमानजनक आरोपों से नुकसान पहुंचाना। भारत में सिविल और क्रिमिनल दोनों प्रकार की मानहानि मौजूद है। IPC BNSS में प्रावधान इसके लिए किया गया है। विवाद क्यों हुआ, पत्रकारों ने MLC से जुड़ी खबरें प्रकाशित की। MLC का आरोप है कि खबरें भ्रामक, अपमानजनक थी। समिति का मत था कि सदन या सदस्य की गरिमा को ठेस पहुंची है। ठीक है। ये मामला क्यों संवेदनशील है, क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि अनुच्छेद आर्टिकल 19(1) क्लॉज A अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, इससे रिलेटेड है, लेकिन पूर्ण स्वतंत्रता नहीं। ठीक है। अब आर्टिकल 19
इसका क्लास 2 में भी कहता है मान हानि सार्वजनिक व्यवस्था नैतिकता आदि के आधार पर उचित प्रतिबंध संभव है। यही टकराव है मीडिया की स्वतंत्रता बनाम विधायिका के विशेषाधिकार में। ठीक है, अब आलोचनाएं और चिंताएं क्या हैं। जेल की सिफारिशों को प्रेस फ्रीडम पर दबाव माना जा रहा है, डर का माहौल बना हुआ है और सवाल ये है कि क्या विधानमंडल को पत्रकारों को जेल भेजने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम अगली न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ है गुलमर्ग जो कश्मीर का एशिया लॉन्गेस्ट स्की ड्रैग लिफ्ट एंड हॉल इन बिग बूस्ट टू कश्मीर विंटर टूरिज्म। यानी कि गुलमर्ग जो कश्मीर का प्रसिद्ध स्की स्थल है, अब अपने विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रहा है। यहाँ सबसे लंबा स्की ड्रैग लिफ्ट और एक बड़ा हॉल बनाया जा रहा है। इसका महत्व यह होगा कि ये सबसे लंबा स्की ड्रैग लिफ्ट होगा कि स्की करने वालों को पहाड़ी की चोटी तक आसानी से और सुरक्षित रूप से पहुंचाने में सुविधा मिलेगी। इससे जो होगा एडवेंचर टूरिज्म बढ़ेगी। ठीक है, चलिए, न्यू ओरल ड्रग्स एक्सपैंड ऑप्शन फॉर गोनोरिया ट्रीटमेंट। ठीक है, अब आप गोनोरिया बीमारी के बारे में एक बार पढ़ लीजिएगा, एग्ज़ाम में अक्सर बीमारियों के बारे में पूछता है। तो इसमें मतलब इस न्यूज़ में ये बताया गया है कि गोनोरिया के इलाज के लिए नई दवाएं जो कि खाई जा सकती हैं उपलब्ध हो गई हैं। इससे इलाज के विकल्प बढ़ गए हैं। ठीक है, अब इसका महत्व ये है कि पुराने इलाज की जो सीमाएँ थी, पहले गोनोरिया का इलाज मुख्य रूप से इंजेक्शन या इंट्रावेंशन ये दवाओं से होता था। अब नई दवाएं जो है मरीज आसानी से मौखिक दवाओं के जरिए इलाज कर सकते हैं, जो सरल और सुविधाजनक है। ठीक है, चलिए देखते हैं गोनोरिया बीमारी के बारे में। ये जो होता है एक यौन संचारित रोग यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होता है। इसे निसेरिया गोनोरिया नामक बैक्टीरिया पैदा करता है। ठीक है, बैक्टीरिया आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कौन सी बैक्टीरिया इस बीमारी को फैलाती है। तो ये है निसेरिया गोनोरिया नामक बैक्टीरिया। ठीक है, पुरुष और महिला जो हैं दोनों इससे प्रभावित होते हैं। अब संक्रमण का तरीका क्या है। असुरक्षित यौन संपर्क के जरिए, गर्भावस्था में माँ से बच्चे में संक्रमण। ठीक है, अब इसमें लक्षण क्या होते हैं। लक्षण होता है पेशाब करते समय जलन या दर्द होना, पेशाब में पीला या हरा स्राव होना। महिलाओं में क्या लक्षण होता है, अक्सर लक्षण हल्के या होते हैं या दिखाई नहीं देते हैं, या फिर योनि से असामान्य स्राव होता है, या फिर टॉयलेट में जलन होती है। ठीक है, इसके अन्य लक्षणों को अगर देखें तो गले में संक्रमण हो सकता है। गोनोरिया जो है रक्त में फैलने पर जोड़ों में दर्द भी होता है। ठीक, अब जटिलताएं इससे क्या होती हैं। महिलाओं में पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज या बांझपन का खतरा इससे बढ़ जाता है। पुरुषों में जो अंडकोश होती है उसमें सूजन आ जाती है, और गर्भवती महिलाओं में बच्चा भी इससे प्रभावित होता है। इसके लिए ट्रीटमेंट क्या है। पहले इंजेक्शन और आईवी दवाएं दी जाती थी, अब नई ओरल दवाएं भी उपलब्ध हैं। इलाज जल्दी न होने पर ड्रग रेजिस्टेंस का खतरा बढ़ता है। ठीक है, अब देखते हैं ओरल ड्रग्स क्या होती हैं। ओरल ड्रग्स वो दवाएं होती हैं जिन्हें मुंह के जरिए लिया जाता है, यानी हम उन्हें खा सकते हैं। ठीक है, अब इससे क्या मुख्य बातें क्या होती हैं। ये इंजेक्शन या आईवी की तुलना में लेने में आसान होती हैं। डॉक्टर की निगरानी में घर पर भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री कॉल्स फॉर रिमूवल ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन कॉटन। भारत की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना, कॉटन पर आयात शुल्क हटाने की मांग की है। इसका महत्व ये होगा कि कच्चा माल सस्ता होगा, उद्योग प्रतिस्पर्धी बनेगा, उत्पादन और रोजगार बढ़ेंगे। महत्वपूर्ण नीति जो है इससे पहल होगी। यह कदम कपड़ा और टेक्सटाइल सेक्टर की विकास रणनीति से जुड़ा है। ठीक है, अब अगर हम कॉटन की बात करें तो कॉटन एक जो है प्राकृतिक फाइबर यानी कि नेचुरल फाइबर होता है। क्या होता है, नेचुरल फाइबर होता है कॉटन। ठीक है, यह कृषि और उद्योगों दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। भारत में इसका उत्पादन जो है गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु में होता है। भारत विश्व में कपास का दूसरे सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, कृषि और आर्थिक महत्व इसका क्या है। कृषक के लिए आय, कपास उगाने से किसानों को आय का मुख्य स्रोत मिलता है। भारत की टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री में प्रमुख कच्चा माल इसको माना जाता है। ठीक है, अब अगला है वी वांट ब्रिज टू बी द डेवॉस फॉर मीडिया। ठीक है,
अब ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी ब्रिज समिट हुई थी, कहाँ पे, आबू धाबी में हुई थी, उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा ब्रिज सबमिट के बारे में कि ब्रिज सबमिट क्या होती है। ब्रिज समिट एक वैश्विक मीडिया कंटेंट और मनोरंजन सम्मेलन है जो 8-10 दिसंबर को अबू धाबी में आयोजित की गई थी। ये दुनिया का सबसे बड़ा मीडिया इवेंट है जहां मीडिया, टेक्नोलॉजी, कला, संस्कृति और क्रिएटिव इंडस्ट्री से जुड़े लोग एक साथ मिलते हैं। ठीक है, अब इसमें ब्रिज समिट में क्या होता है कि पैनल चर्चाएं होती हैं, कार्यशालाएं होती हैं यानी वर्कशॉप होती हैं, नेटवर्किंग सेशंस होती हैं, प्रोडक्शन लैब्स और प्रदर्शनी क्षेत्र होते हैं, वैश्विक नेताओं के विचारशील सत्र होते हैं। सभी गतिविधियां मीडिया के भविष्य, रचनात्मकता, टेक्नोलॉजी और व्यापार को जोड़ने के लिए डिज़ाइन की जाती हैं। ठीक है, अब देखते हैं न्यूज़ क्या है कि न्यूज़ में कहा गया है कि यहाँ के जो डॉक्टर जमल मोहम्मद ओबैद अल काबी हैं, उनका मानना है कि ब्रिज जो है को मीडिया का डावोस बनाना चाहिए। अब डावोस क्यों फेमस है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे प्रसिद्ध इकोनॉमिक फोरम है जहाँ दुनिया के नेता, उद्योगपति और विशेषज्ञ इकट्ठा होते हैं और ग्लोबल मुद्दों पर चर्चा करते हैं। ठीक है, और ब्रिज का उद्देश्य होता है मीडिया जगत के विशेषज्ञ, पत्रकार, नीति निर्माता और टेक्नोलॉजी के लोग एक जगह इकट्ठा हों, नए विचार साझा करें और मीडिया इंडस्ट्री की दिशा तय करें। ठीक है, इस न्यूज़ में बस इतना ही था। अगर नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स एग्जिट फ्रॉम इंडियन इक्विटी डेब्ट हिट्स 12,941 करोड़। ठीक है, इसमें हाल ही में विदेशी निवेशक जो है भारत से पैसा निकाल रहे हैं, उसके बारे में बताया गया है कि वे भारतीय इक्विटी और डेटा मार्केट से कुल 12,914 करोड़ रुपए बाहर निकाला गया है, मतलब जो इक्विटी एंड डेब्ट मार्केट है। ठीक है, इसका महत्व इसलिए है क्योंकि इक्विटी जो होती है, शेयर बाजार में विदेशी निवेश कम होने से शेयरों में गिरावट का दबाव बनता है। डेब्ट क्या होती है, बॉन्ड और सरकारी सिक्योरिटी से पैसा बाहर जाने से ब्याज दरों और बाजार पर असर पड़ता है। ठीक है, अब विदेशी निवेशक क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि वैश्विक आर्थिक अस्थिरता बनी हुई है, अमेरिकी ब्याज दरें बढ़ा रही है, घरेलू और वैश्विक बाजार में जोखिम देखा जा रहा है। ठीक है, अब आप लोगों को समझना चाहिए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के इन्वेस्टर्स कौन होते हैं। ठीक, ये विदेशी निवेशक द्वारा किसी देश के शेयर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड आदि में किया गया निवेश होता है। इससे क्या होता है, कंपनी में स्थायी मालिकाना हक नहीं होता, सिर्फ पोर्टफोलियो के माध्यम से निवेश किया जाता है। ठीक है, एक टर्म होता है FPI और एक टर्म होता है FDI। ठीक है, FDI होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जबकि FPI का मतलब होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो FPI में क्या होता है, शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो निवेश होता है, जबकि इसमें शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जबकि FDI में लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ठीक, अब इसमें जो होता है FPI में मालिकाना हक नहीं होता है, इसमें मालिकाना हक नहीं होता है, जबकि FDI में कंपनी को हिस्सा मिलती है, कंपनी को हिस्सा मिलती है। ठीक है, इसका उद्देश्य होता है FPI का लाभ कमाना, शेयर या बॉन्ड में निवेश करना, जबकि FDI का उद्देश्य होता है व्यापार, उद्योग में नियंत्रण और उत्पादन को बढ़ाना। ठीक है, अब हम FPI के अगर उदाहरण को देखें तो इसमें आ जाएगा शेयर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड। ठीक है, म्यूचुअल फंड, जबकि हम FDI में अगर देखें तो कार फैक्ट्री, टेक्नोलॉजी कंपनी में निवेश आ दिया जाएगा। ठीक है, अब FPI का महत्व क्या होता है, बाजार की तरलता इससे बनी रहती है, शेयर और बॉन्ड मार्केट में पैसा बढ़ता है। ठीक है, निवेश के साथ विदेशी मुद्रा आती है और निवेशकों का भरोसा इससे बढ़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। अगला जो हमारा न्यूज़ है वो है मैंग्रोव्स के बारे में। हाउ मैंग्रोव सेल्स हेल्प प्लांट सर्वाइव इन सॉल्ट वाटर। ये खबर जो है मैंग्रोव पौधों के बारे में, खारे पानी में जीवित रहने के बारे में है, जिसे वैज्ञानिकों ने अब उनकी कोशिकाओं के अनोखे गुणों से समझा है। इसका अर्थ आसान हिंदी में इस तरह समझा जा सकता है कि मैंग्रोव क्या है, पहले तो इसे ही समझिए। मैंग्रोव ऐसे पौधे होते हैं जो समुद्र के किनारे खारे पानी में भी बढ़ सकते हैं, जबकि सामान्य पौधे खारे पानी में जल्दी नहीं टिक पाते। ठीक है,
अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैंग्रोव की कोशिकाएं खारे पानी में कैसे मदद करती हैं, इसे देखते हैं। वैज्ञानिक शोध में पाया गया है कि मैंग्रोव की कोशिकाएं छोटे और मोटी कोशिका भित्तियां वाली होती हैं, जो उन्हें खारे पानी की चुनौतियों से निपटने में मदद करती हैं। ठीक है, छोटी कोशिकाएं और मजबूत भित्तियां, इन छोटी और मजबूत कोशिकाओं के पौधों की मैकेनिकल मजबूती बढ़ती है। इससे पौधे का जल का संतुलन बेहतर रहता है और कोशिकाएं नमक के दबाव में जल्दी नहीं सिकुड़ती या सूखती हैं। इसका मतलब यह है कि मैंग्रोव खारे पानी में भी अपनी कोशिका संरचना को सुरक्षित रख पाते हैं, जिससे वे लंबे समय तक जीवित रहते हैं। स्मॉल सेल स्ट्रक्चर का फ़ायदा ये होता है कि छोटे आकार की कोशिकाएं जल तनाव और नमक के प्रभाव को कम करती हैं, जिससे पौधे को खारे पानी में सही तरह से पानी खींचने और रखने में मदद मिलती है। ठीक है, कुल मिलाकर मैंग्रोव में यह कोशिकीय अनुकूलन यानी छोटे मजबूत कोशिकाएं और मोटी कोशिका भित्तियां उन्हें सामान्य पौधे की तुलना में खारे समुद्री पानी में भी सीधा और स्वस्थ रहना संभव बनाती हैं। इस खोज में भविष्य में ऐसा अनुकूल तंत्र विकसित करने के तरीके मिल सकते हैं जिससे अन्य खेती योग्य फसलों को भी खारे खेतों में उगाया जा सके, खासकर जलवायु परिवर्तन और समुद्र के स्तर बढ़ने की चुनौतियों के बीच में। ठीक है, अब अगला न्यूज हमारा है, न्यूज़ नहीं, ये साइंस एंड टेक का है। ये रामानुजन के बारे में हम कुछ दिन पहले ही डिस्कशन किए थे। ठीक है, कि उन्होंने जो अपना पाई वाला थ्योरी दिया था, अभी तक वो हमारे फिजिक्स में यूज हो रहा है, तो आज हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, अगला हमारा है द स्नेल एज ए मॉडल फॉर रीस्टोरिंग विजन इन ह्यूमन्स। ठीक है, इसमें क्या हुआ, वैज्ञानिकों ने पाया है कि यह एक प्रकार के सोने जैसे रंग के एप्पल स्नेल नामक जल घोंगे की आंखें इंसानों की आंखों जैसी कैमरा टाइप संरचना रखती हैं, जिसमें लेंस, कॉर्निया और रेटिना होते हैं। लेकिन इंसान की आंख एक बार डैमेज हो जाए तो खुद से नहीं बढ़ती, जबकि यह स्नेल कटने या चोट लगने पर पूरी आंख फिर से विकसित कर सकता है। ठीक है, वैज्ञानिक इसे मॉडल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मानव और स्नेल की आंखों की समानता है। दोनों की आंखें कैमरा टाइप होती हैं, जिसका अर्थ है कि प्रकाश को इमेज में बदलने का तरीका मिलान करता है। स्नेल में वही महत्वपूर्ण जीन पाए जाते हैं जो इंसान में आंखों की बनावट में नियंत्रित करते हैं। ठीक है, जब स्नेल की आंख काट दी जाती है तो वह कुछ हफ्तों में पूरी तौर पर नई आंख, काम करने वाली आंख फिर से बना देता है। इंसानों में आज ऐसी क्षमता नहीं है। ठीक है, इस स्नेल की क्षमता को समझकर वैज्ञानिक पता लगा सकते हैं कौन से जीन और प्रक्रिया आँख को फिर से विकसित करने में मदद करते हैं। भविष्य में इससे आँखों की चोट, रेटिना की बीमारी जैसे मैकुलर डीजनरेशन या विजन लॉस के इलाज के लिए तरीके इससे विकसित हो सकते हैं। ठीक है, और दोनों में जो समान स्तर के जीन पाए जाते हैं वो कौन से हैं? पैक्स 6। ठीक है, पैक्स 6 जो होती है जीन आँखों की विकास प्रक्रिया को नियंत्रित करती है, आँखों की विकास प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। ठीक है, वैज्ञानिक इन जीनों का अध्ययन करके यह समझ सकेंगे कि आँखों के विकास और पुनर्निर्माण को कैसे ट्रिगर किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यूज को। यूक्रेन ओडेसा सफर्स ब्लैकआउट्स आफ्टर लार्ज ओवरनाइट रशियन अटैक। ठीक है, ये रसिया यूक्रेन के बारे में ही है। यूक्रेन के में एक स्थान है ओडेसा, वहाँ का एक शहर है, जो रूस के बड़े रात भर हमले के बाद बिजली आपूर्ति ठप हो वहाँ पे हो गई थी, उस संबंध में है। ठीक है, अब ओडेसा ये जो यहाँ का शहर क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर है। ये काला सागर के तट पर है। कहाँ पे है? ये ब्लैक सी के तट पे है। ठीक है, आप लोग ब्लैक सी को एक बार मैप में देखिएगा। यहाँ पे व्यापार, अनाज निर्यात और रणनीतिक दृष्टि से शहर बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, चलिए दूसरा न्यूज़ देखते हैं। ये है कंबोडिया सर्च बॉर्डर क्रॉसिंग विथ थाईलैंड। ये कंबोडिया और थाईलैंड के बारे में है कि कंबोडिया ने अपने थाईलैंड के साथ जो बॉर्डर्स हैं उनको बंद कर दिया है। ठीक है, अगला न्यूज हमारा है इजराइल सेटलमेंट इन वेस्ट बैंक ग्रोइंग एट हाईएस्ट लेवल सिंस 2017 सेज यूएन रिपोर्ट। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार वेस्ट बैंक में इजराइल की बस्तियों का विस्तार 2017 के बाद अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। अब मैटर ये करता है वेस्ट बैंक क्या है। ठीक है, वेस्ट बैंक जो है एक फिलिस्तीनी क्षेत्र है। यह इजराइल और जॉर्डन नदी के बीच है। कहाँ पे है? इजराइल, आप लोग इसको वर्ल्ड मैप में देखिएगा, और जॉर्डन नदी के बीच में है।
1967 यानी 1967 के युद्ध के बाद से इजराइल का इस पर नियंत्रण है। ठीक है, अब अगले न्यूज़ को देखते हैं। 2 US सोल्जर्स सिविलियंस किल्ड इन सीरिया एज IS मेंबर ओपन्स फायर। ठीक है, ये हमारी US के बारे में है। तो जो इंडिया से रिलेटेड न्यूज़ होती है इंटरनेशनल अफेयर में, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। बाकी अगर कहीं पे युद्ध चल रहा है या फिर कुछ ऐसा न्यूज़ है तो इम्पॉर्टेंट होगा, अदरवाइज हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता वो न्यूज़। ठीक है, तो आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। ठीक है, मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको हमारे नोट्स का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या ज्वाइन कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।